गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे 7 मई का द हिंदू। काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं आज, जैसे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट आई है। तो स्टार्ट करते हैं पहले से। भारत और यूके दैट इज ब्रिटेन FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो FTA क्या है? कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसी से जुड़े हुए कुछ शब्द होते हैं, जैसे कि आप नोट में लिख लेंगे सेपा। ये भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, उसका फुल फॉर्म जो है चेंज है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है किसके बीच में? भारत और ब्रिटेन के बीच में। भारत और ब्रिटेन के बीच में। तो यह होता क्या है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, पहले हम ये समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट तो आप लोग जान ही रहे हैं क्या होता है, समझौता हुआ। मुख्य बात है फ्री और ट्रेड। तो पहले हम ट्रेड समझ लेते हैं क्या होता है। TRADE। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। व्यापार को फ्री कर दिया गया है, मुक्त कर दिया गया है। व्यापार में निर्यात और आयात दोनों चीज़ें शामिल हैं। निर्यात और आयात, ये दोनों ही चीज़ें शामिल हैं। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये आयात को बोलते हैं एक्सपोर्ट। एक्स का मतलब बाहर, जहाँ भी लगता है। इंपोर्ट दैट इज अंदर, मतलब आएगा सामान। अब जैसे भारत है, ठीक है, भारत बाहर से किसी देश से सामान मंगवाया, तो भारत ने क्या किया? ये भारत का आयात है। भारत ने कोई सामान बाहर भेजा, ये है निर्यात। ठीक, इस आयात, यहाँ मान लीजिए ब्रिटेन है, एग्जाम्पल में ही समझ लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका यूके। अब यहाँ से जब सामान आया भारत में, तो इसे आयात कहा गया। उसी समय अगर हम यूके के पक्ष से देखें इस वाले को, तो यूके ने क्या किया है? यूके के द्वारा ये निर्यात हुआ है। तो हम किसकी तरफ से बैठ के देखेंगे, इस बात पर निर्भर करता है कि निर्यात है कि आयात है। जैसे ये अगर भारत का जो निर्यात है वो यूके के लिए क्या हो जाएगा? यूके ने आयात किया। ठीक है, कंसेप्ट है देश कौन सा केंद्र में है, भारत की तरफ से देखोगे या यूके की तरफ से। ठीक है, जब हम निर्यात और आयात करते हैं तो बाउंड्री जो ये सीमा होती है, यहाँ पर एक शुल्क लगाते हैं। हमारे यहाँ जब आएगा तब शुल्क हम लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं आयात शुल्क, या सिंपली इंग्लिश में बोलते हैं टैरिफ लगाते हैं। कभी कभी आपको ड्यूटी सुनने को मिलेगा, ड्यूटी। तो ये एग्रीमेंट ड्यूटी फ्री कर दिया गया। अभी होता क्या है कि जैसे यहाँ से कोई, मान लीजिए कि कंप्यूटर, मोबाइल ले लीजिए, कुछ मोबाइल ही ले लेते हैं। यहाँ से मोबाइल भारत आया, भारत ने क्या किया? मोबाइल का आयात। तो यहाँ पर टैरिफ लगाता है, मान लीजिए कि टैरिफ लगाया 25% का। ठीक, वैसे ही हमने यहाँ से जब अपने यहाँ से कुछ भेजा, मान लीजिए हमने रत्न भेजे, जेम्स एंड ज्वेलरी, रत्न और आभूषण यहाँ से
भारत ने निर्यात की, तो जब यहाँ इसकी सीमा पर आएगा तो ये भी शुल्क लगाएगा भारत की तरह। मान लीजिए कि इसने 50% लगाया है, तो इन्हीं शुल्क की दरों, ये जो टैक्स की दर है, इनको क्या करना है, कम करना है। कम करना या तो जीरो ही कर दो, कम कर लो या जीरो, यही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता यही है, ये जो समझौता अभी हुआ है। मतलब ये, इसका फ़ायदा क्या होगा, अभी जैसे 25% जो टैक्स भारत लगा रहा था, कोई सामान जो 100 रुपये का आ रहा था यहाँ पर, तो भारत में बिकेगा 125 रुपये का। अगर ये जीरो कर दें तो भारत में 100 रुपये का बिकेगा, ज़्यादा लोग खरीदेंगे, ज़्यादा लोगों तक पहुँच हो जाएगी वस्तुओं की। तो यही फ़ायदा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, क्या है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्या है, हिंदी में तो लिख लो पहले, मुक्त व्यापार समझौता। मुक्त व्यापार, मुफ्त नहीं है, मुक्त। और जब ये समझौता होता है तो उसका फैक्टर क्या होता है कि टैरिफ की दरों को कम करना। टैरिफ की दरों को या कर की दरों को, आयात शुल्क की दरों को, बात वही है, ठीक है। टैरिफ की दरों को, आपको कुछ नहीं कम लग रहा है तो लिखिए कर की दरों को कम करना। आयात पर वस्तुओं पर लगाया जाने वाला टैक्स, उसको कम करना। टैरिफ की दरों को कम करना, या फिर टैरिफ रेट्स को, दर को क्या कर दिया जाए, जीरो कर दिया जाए। यही है मुक्त व्यापार समझौता, और ये काम दोनों देशों के द्वारा किया जाएगा। समझौता होगा तो दोनों देश अपने अपने हिसाब से करेंगे। दोनों देशों के द्वारा छूट दी जाएगी, किसमें, शुल्क में, या उसको जीरो कर दिया जाएगा। तो जैसा भी आपस में बातचीत बने। तो अभी जो समझौता हुआ है, भारत के द्वारा जो 90% निर्यात किया जाएगा वो क्या होगा, जीरो रेट पर होगा, उस पर टैक्स क्या हो गया, जीरो होगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, पहले फ़ायदा से पहले सोचते हैं ज़रूरी क्यों है इस समय। इस समय भारत के लिए आवश्यक क्यों था। ये चर्चा काफ़ी दिनों से बातचीत चल रही है, 2-4 साल हो गए कम से कम। ज़रूरी इसलिए था क्योंकि देखिए ट्रंप साहब ने क्या रखा है, टैरिफ वॉर शुरू कर रखा है। टैरिफ वॉर क्या होता है, इन्होंने क्या किया कि अमेरिका आने वाली वस्तुओं पर, ठीक है, अमेरिका जो भी वस्तुएं आ रही हैं उन पर टैक्स लगा दिया है, हेवी टैक्स। तुम 100% मान लीजिए, अभी तो फिलहाल 25%, 30% की घोषणा कर ही रखी है। तो इससे क्या हो रही है, वस्तुओं का जो किसी देश के द्वारा जो निर्यात किया जा रहा है वो कम हो जा रहा है। भारत पर भी लगाया है, चीन ने तो अमेरिकी वस्तुओं पर भी लगा दिया है टैरिफ, ठीक है। तो टैरिफ वार की वजह से पूरे विश्व में क्या है, हलचल है व्यापार जगत में। दूसरा, जो युद्ध चल रहे हैं, युद्ध अब आप देख सकते हैं, एक तो इजराइल वार चल रहा है इस समय देश विश्व में, दूसरा यूक्रेन वार। इन दोनों वजहों से व्यापार बहुत ही निगेटिवली प्रभावित हुआ है। तो ऐसे में अगर ये समझौता होता है तो भारत के लिए राहत होगी, किस सेंस में, कि भारत का जो निर्यात कम हो रहा था, भारत जैसे कि भारत की वस्तुएं अमेरिका नहीं जा पा रही थी, तो अब क्या होगा, कम से कम हम यूके में भेज सकते हैं और अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रख सकते हैं, ग्रोथ रेट को, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा तो पहला यही होगा कि व्यापार बढ़ेगा,
क्योंकि टैरिफ कम हो गया। ये ब्रिटेन मान लीजिए इस तरफ का हिस्सा, टैरिफ कम हुआ तो ज़्यादा वस्तुएं इधर जाएंगी, ज़्यादा वस्तुएं इधर भी आएंगी, तो क्या होगा, इसको बोलेंगे व्यापार बढ़ेगा, दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा। ये व्यापार कैसे बढ़ेगा, बाजार तक पहुंच सुनिश्चित हो पाएगी, बाजार तक वस्तुओं की पहुंच। कैसे, क्योंकि शुल्क तो लग ही नहीं रहा है, चाहे जितना भेजो आराम से, तो बाजार तक वस्तुओं की पहुंच होगी। जब बाजार में वस्तुएं मार्केट में पहुंचेंगी तो लोग खरीदेंगे, वो भी सस्ती भी होंगी क्योंकि टैक्स नहीं लग रहा है, तो सेल ज़्यादा होगा, ज़्यादा बिक्री तो ज़्यादा उत्पादन। अब आगे का फ़र्क इसका क्या होगा, व्यापार बढ़ेगा दोनों देशों के बीच। और इन सब चीज़ों से क्या होगा, उत्पादन भी क्या होगा, वृद्धि होगी। और जब उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होता है, इसको बोलते हैं जीडीपी बढ़ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ेगा। और जब उत्पादन बढ़ता है तो लोग वहाँ काम भी तो कर रहे होंगे, लोग काम करते हैं तो रोजगार भी सृजन होगा, रोजगार का निर्माण होगा। और जब ये सब होगा, जीडीपी बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, जो लोग काम करेंगे तो उनको पैसा भी तो मिलेगा, यहाँ जीडीपी बढ़ेगा तो भी पैसा मिलेगा, तो इसका लाभ क्या होगा, आय भी बढ़ेगी, लोगों की आय में वृद्धि होगी, आय वृद्धि होगी तो खुशहाल जीवन। यही उद्देश्य है अर्थव्यवस्था का, कि लोगों का जीवन आसान हो। तो ये आप लाभ आराम से लिखिए, कभी आता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। और इसका एक महत्वपूर्ण जो आप लिख सकते हैं इसमें, अर्थव्यवस्था का एकीकरण। धीरे धीरे शुरुआत होती है, आपस में एक होना शुरू होती है, ठीक है। अब ये तो हमने समझ लिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यहाँ एक बात जो हमें नोट करनी है, कुछ वस्तुओं के नाम अगर लिखना चाहते हैं कि कौन कौन सी वस्तुएं हैं, तो हमारे यहाँ से जैसे रत्न हैं, आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, ये हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। बॉयलर हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के, मेडिकल डिवाइसेस हैं, तो इन सब में हमको लाभ होगा, ठीक। और टारगेट रखा गया है कि 2030 तक हम व्यापार 2 गुना कर लेंगे। 2030 तक दोनों देशों के बीच होने वाला व्यापार कितना होगा, 2 गुना। 2x मतलब 2 गुना। एक बात यहाँ पर याद रखनी है नोट में, भारत का जो व्यापार है वो ट्रेड सरप्लस है ब्रिटेन के साथ में, व्यापार अधिशेष की स्थिति में है भारत, ब्रिटेन के साथ व्यापार अधिशेष है, यूके के साथ में। अमेरिका के साथ में भी यही स्थिति है हमारी, व्यापार अधिशेष की, इसीलिए अमेरिका परेशान है। चाइना के साथ हमारा क्या है, घाटे में रहता है हमारा, चाइना के साथ घाटा चल रहा है हमारा, व्यापार घाटा। अब ये व्यापार घाटा क्या होता है ये समझ लेते हैं, चर्चा में आया है तो। मान लीजिए ये चीन हो गया, ये भारत हो गया, दोनों ही देश आयात और दोनों ही देश क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। मान लीजिए हमने चीन से आयात किया $20 बिलियन का, ठीक, 20 को नहीं रखते हैं, थोड़ा रियल लगे, $80 बिलियन का आयात किया। निर्यात किया हमने $20 बिलियन का, डॉलर आगे लगाते हैं, $20 बिलियन का हमने निर्यात किया, तो कितना दोनों घटाएंगे तो कितना आएगा, 60। मतलब ये हमारा क्या हो गया, घाटा।
तो व्यापार जो संतुलन होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड इक्वल टू होता है निर्यात माइनस आयात। निर्यात हमने यहाँ किया है $20 का, $20 बिलियन, आयात है 80 का, तो ये कितना हो गया -60। जब माइनस में आता है तो इसको बोलते हैं व्यापार घाटा। ये तो आपको फार्मूले से याद हो गया। और सीधा सा व्यवहार में आप समझना चाहते हैं तो हम इसका मतलब सिर्फ यही है कि हम चीन से सामान मंगाते ज़्यादा हैं, भेज वहाँ कम पाते हैं, तो चीन से ज़्यादा सामान आ रहा है, ये देश के लिए अच्छा नहीं होता है। अब इसी स्थिति में जब यहाँ पर होगा तो चीन का निर्यात कितना होगा, यही एग्जाम्पल लेंगे तो चीन का निर्यात $80 बिलियन का इसने निर्यात किया था। ये चूँकि भारत ने आयात किया था तो यहाँ से निर्यात होगा, और आयात किसने कितना किया, इसने 20 बिलियन का, तो इसका व्यापार संतुलन क्या होगा 80 - 20 और 60, तो ये ट्रेड सरप्लस की स्थिति में होगा, व्यापार अधिशेष है इसका। समझ गए? तो एक ही घटनाक्रम है जिसमें भारत का व्यापार घाटा होगा तो चीन का व्यापार अधिशेष होगा, मतलब पैसा उसके पास बच रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ और इसमें हम बात कर लेते हैं आपको, अर्थव्यवस्था का जो एकीकरण होता है, अर्थव्यवस्था का एकीकरण, इंटीग्रेशन का जो क्रम है वो कैसे होता है, ये बहुत ही पूछा जाता है, एक बार यूपीएससी में भी आया ही है। तो सबसे पहले होता है PTA, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फिर करते हैं FTA, फिर करते हैं, इसके बाद होगा कस्टम यूनियन, फिर होगा कॉमन मार्केट, फिर इकोनॉमिक यूनियन। ये स्टेजेज हैं जब अर्थव्यवस्था के बीच आगे सहयोग बढ़ता है। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट PTA, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, प्रेफरेंशियल का मतलब होता है वरीयता। यहाँ पर जो है टैरिफ में छूट दी जाती है एक देश के द्वारा, जरूरी नहीं दूसरा देश भी दे, जैसे भारत ने पाकिस्तान को दे रखा था PTA में, WTO के तहत, तो इसको बहुत लिमिटेड होता है इसका। FTA अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यहाँ क्या होता है, जो टैरिफ की दरें होती हैं, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, टैरिफ दरों को या तो न्यूनतम कम किया जाता है या फिर 0 किया जाता है। ठीक, तो इससे व्यापार बढ़ेगा दोनों के बीच में। तो टैरिफ दरों को कम किया गया या बढ़ाया गया दो देशों के बीच में, लेकिन तीसरे देश के साथ वैसा अपनी अपनी पॉलिसी चलती रहती है, लेकिन तीसरे देश के साथ व्यापार अपने हिसाब से चलता है, जैसे देश चाहें, नॉर्मल चलता है। समझने के लिए इसको हम बता देते हैं एग्जाम्पल में, जैसे ये इंडिया हो गया, ये यूके हो गया, इनके बीच समझौता हो गया अभी, तो अब व्यापार करेंगे, लेकिन अभी अमेरिका है यहाँ पर, अमेरिका के साथ भारत का इंडिपेंडेंट रिलेशन चलेगा व्यापार में, जो जैसा करना होगा, और यूके का भी अमेरिका के साथ अलग से चलेगा, मतलब इस समझौते का प्रभाव अमेरिका के साथ संबंधों पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कस्टम यूनियन, सीमा शुल्क संघ बोलते हैं इसको, हिंदी आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे।
गूगल करके। ठीक, इसमें क्या होता है, सीमा शुल्क संघ में एफटीए वाली बात तो रहेगी ही रहेगी, एफटीए जो हुआ है वो तो रहेगा। प्लस क्या होगा इसमें, प्लस ये होगा कि एक्सटर्नल टैरिफ जो लगता है, टैरिफ क्या हो जाएगा, कॉमन लगेगा, टैरिफ कॉमन रहेगा। एक्सटर्नल टैरिफ कॉमन, जैसे ये हो गया एक देश, एक ये हो गया, एक ये, एक ये, तो इन्होंने मान लीजिए कि आपस में समझौता हो रखा है दो देशों का, तो या इन्होंने, इन सब ने मिलकर आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया मान लीजिए, तो ये क्या होगा कि ये पूरा एक समूह बन जाएगा। अब बाहर से कोई वस्तु जो आएगी, अंदर तो इनकी वस्तुएं जा ही रही हैं जैसा भी है, अंदर इनका जो समझौता हो रखा है वैसे वस्तुओं का जो है लेन देन होगा, लेकिन बाहर से कोई वस्तु आएगी, मतलब कोई देश मान लीजिए बाहर है, मान लीजिए अमेरिका ही बाहर है, ठीक है, अफ्रीका बाहर है, चीन बाहर है, तो अब इनसे वस्तु चाहे इस देश में जाए चाहे ये यहाँ भेजें, टैरिफ एक ही लगेगा। यहाँ पर टैरिफ समान टैरिफ होगा, 10% यहाँ भी लगाएंगे, इस देश भेजेंगे तब भी 10% लगेगा टैरिफ, अमेरिका भेजेगा तब भी 10% ही लगेगा। ठीक है, तो इसके अंदर जाने के लिए इन चारों देशों में किसी को भेजना है अपना सामान, तो ये नहीं हो सकता कि इस देश के यह देश अपना 12% लगाए या 10% लगाए, ये नहीं होगा। अगर इनका ये नहीं होगा तो ये होगा कॉमन, अमेरिका भेजेगा चाहे किसी देश भेजे 12% टैरिफ लगेगा, तो ये कस्टम यूनियन बन गया, मतलब बाहर से आने वाली किसी भी वस्तु पर एक समान टैरिफ लगेगा। तो ये सदस्य हो गए, गैर सदस्यों से आने वाले वस्तुओं पर समान टैरिफ, गैर सदस्यों पर समान एक्सटर्नल टैरिफ लगेगा। टैरिफ का मतलब आप लोग समझ गए, शुल्क। कॉमन मार्केट, कॉमन मार्केट में क्या होगा, कस्टम यूनियन के गुण तो होंगे सारे, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा, मतलब एक्सटर्नल टैरिफ ये सब तो रहेगा, लेकिन इनके जो सदस्य हैं उनके बीच में लेबर, लेबर मतलब श्रम, मतलब लोग, और प्लस कैपिटल पूंजी और सेवा, इनका मुक्त प्रवाह होगा। क्या होगा, मुक्त प्रवाह, मतलब इन पर कोई रोक टोक नहीं होगी। कस्टम यूनियन में क्या है, यहाँ पर सिर्फ वस्तुएं इधर से इधर जा रही हैं, यहाँ पर कॉमन वस्तुएं हैं, टैरिफ कोई नहीं लगा रहा है, इधर से इधर चाहे जहाँ भेजो एक ही रेट पर, चाहे जहाँ भेजिए। बाहर से कोई वस्तु आएगी उस पर भी एक शुल्क लगेगा, जो भी होगा, किसी भी देश में भेजिए, यहीं 10% लग गया तो लग गया, आप किसी भी देश भेजिए, लेकिन यहाँ पर लोगों के जाने के लिए आपको वीज़ा परमिशन ये सब रहेगा। पूंजी जब जाएगी यहाँ से, मान लो निवेश करना चाहते हैं इस देश में, तो दिक्कत है, यहाँ पर ये दिक्कत नहीं होगी। आप किसी लेबर को बुलाइए, लेबर मतलब जो लोग हैं वो किसी भी देश में जाके काम कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ये आपको वीज़ा ये सब फैसिलिटीज़ का दिक्कत नहीं होगा। पूंजी भी आराम से, पूंजी मतलब निवेश। इकोनॉमिक यूनियन में क्या होगा, यहाँ पर कॉमन मार्केट के सारे फीचर होंगे, ठीक, प्लस यहाँ पर इकोनॉमिक पॉलिसी जो होती हैं वो भी कॉमन हो जाती हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी, एग्जाम्पल है इसका यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ। अभी देखिए यूरोपीय संघ में क्या है, सेंट्रल बैंक है वहाँ पर, यूरोपीय सेंट्रल बैंक, तो मौद्रिक नीति सबकी कॉमन हो रखी है जितने मेंबर हैं उसकी, तो सेंट्रल बैंक का जो मॉनेटरी पॉलिसी वाला रोल वो भी ख़त्म हो गया, फिस्कल पॉलिसी भी कॉमन रहेंगी, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, प्रभावित करती हैं। तो ये हाईएस्ट लेवल पर हम लोग इंटीग्रेशन के पहुँच गए यहाँ पे।
ये टॉपिक हम लोग यहीं से ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 हिंदी में हो जाएगा मानव विकास रिपोर्ट। तो पहले हम पता करते हैं ये पब्लिश कौन करता है। जारी करता है यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। ठीक, कब से जारी कर रहा है? 1990 से। एक और यहाँ पूछा जाता है क्वेश्चन, इसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी होती है इसमें आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। इसको बनाया किसने था ये पूछा जाता है। तो इसको बनाने में मुख्य भूमिका थी पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक की। प्लस भारत के अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन। इन दोनों ने मिलकर बनाया था। ये पूछा जाता है, ये पाकिस्तान से हैं और अमर्त्य सेन भारत से हैं, दोनों अर्थशास्त्री हैं। तो ये भी पूछा जाता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इस बार जो जारी हुई है उसका जो शीर्षक है, टाइटल है, वो क्या है? कभी कभी तो ये भी पूछा जाता है, शीर्षक पूछ लिया जाता है। शीर्षक है अ मैटर ऑफ चॉइस, इंग्लिश में याद रखेंगे। अब इतना ही याद रखिए, मैटर ऑफ चॉइस। ठीक है, आगे भी है इसके, लेकिन इतने से आपका काम चल जाएगा लगभग। पीपल एंड पॉसिबिलिटी, मैं इंग्लिश में ही लिख रहा हूँ इसको, आपको सिर्फ याद रखना है। अ पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ AI। AI फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये होगा टाइटल हो गया जो रिपोर्ट जारी हुई है। अब ये जो रिपोर्ट है इसमें जारी किया गया है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें क्या स्थिति है? चूँकि ये इंडेक्स है तो इसके बारे में पहले हमें जानना होगा। सूचकांक, इस सूचकांक के तहत वैल्यू दी जाती है। वैल्यू 1 तक होती है। ठीक है, इसमें जो वैल्यू जारी होती है 0 से 1 के बीच होती है और इस वैल्यू के आधार पर देश को रैंकिंग मिलती है। तो इसके आधार पर इन्होंने देशों को क्लासिफाई किया गया है, कैटेगरी, कि किस देश को कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा। तो पहली कैटेगरी है वेरी हाई डेवलपमेंट, वेरी हाई। दूसरा है हाई। तीसरा है मीडियम। मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मीडियम HDA वाले, हाई HDA वाले, और सबसे नीचे आता है लो HDA वाले। तो 4 कैटेगरी बनाई गई हैं और स्कोर इनका अगर याद करने की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी ये वेरी हाई में 0.8 से आप 1 तक, वेरी हाई वाले में 0.7 से 0.799, मीडियम 0.5 से लेकर 0.69, लो वाला जो है 0.1
5 5, यहाँ 0 होगा, ये भी 0, इससे कम वाला सारा इसी में आएगा। तो ये 4 कैटेगरी हैं। इस सूचकांक को बनाने के लिए पैरामीटर क्या यूज़ करते हैं? पैरामीटर स्टैंडर्ड या मानक, क्या है इनका मानक? ठीक है, इसके लिए इन्होंने 3 पैरामीटर सेट किए हैं। कितने? 3। नाम क्या है इनके? पहला है इनका हेल्थ, HELTH, स्वास्थ्य। 3 पैरामीटर हैं। दूसरा है शिक्षा, एजुकेशन। और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। इन 3 पैरामीटर्स के आधार पर ये स्कोर मिलता है। स्कोर के बाद इसकी रैंकिंग तय की जाती है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। यहाँ पर आपको याद रखना है, कभी कभी जैसे हेल्थ है, स्वास्थ्य, इसको कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जीवन प्रत्याशा, तो इसका एक अंग है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। तो आपसे पूछा जाए कि HDI में का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है, तो उसमें हेल्थ आता है तो भी ठीक है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा या जीवन प्रत्याशा तो भी वो ठीक है। शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, यहाँ पर कभी कभी GDP लिख देते हैं तो अलग बात है, आपको याद रखना है। तो इन 3 पैरामीटर्स के आधार पर तय किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक, अब हम चर्चा करते हैं अभी जो हुआ है, रिपोर्ट जो आई है। तो अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें टॉप कंट्री कौन सी है, टॉप देश जिन्होंने सबसे टॉप किया है। तो पहला देश है आइसलैंड, स्कोर 0.972। दूसरा नॉर्वे, राजधानी आपको पता होगी ओस्लो। थर्ड है स्विट्जरलैंड। फोर्थ है डेनमार्क। और हमारी रैंक है 130। भारत 130 नंबर पर है और उसका स्कोर है 0.685। अब यहाँ पर आप याद रखेंगे, देखिए जो हाई HDI का है, चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ। अब भारत के बारे में देखते हैं क्या है स्थिति भारत में। भारत की जो रैंक है 130 रैंक आई है। कितने देशों में? 193 देशों में। ठीक, भारत की वैल्यू कितनी मिली है, स्कोर कितना है? 0.685। भारत का स्कोर बढ़ा है पिछले वर्ष की तुलना में और रैंक भी बढ़ी है, पहले 133 के आसपास थी, वो रिड्यूस हुई है। ठीक है, तो भारत का दोनों ही जगहों पर बेहतर हुआ है। वैल्यू 0.685 है, इसलिए भारत की स्थिति कहाँ पर है? मीडियम देश में रखी गई है, मध्यम वाले में। यहाँ सेट होगा ना इस बीच में, मध्यम HDI वाले देश में भारत की स्थिति है। सोचिए अगर 0.699 पहुँचने में कितना दूर है? 14 अंक, मतलब 15 अंक हो जाए तो भारत हाई HDI में पहुँच जाएगा। तो भारत हाई के नज़दीक है एकदम। ठीक, भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति क्या है? पड़ोसी देशों में कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। अच्छे वाले में आपका चीन और श्रीलंका की स्थिति भारत से बेहतर है। चीन 78 नंबर पर है और श्रीलंका 89।
खराब पड़ोसियों में कौन है? हमारे दोनों पड़ोसी पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, दोनों की स्थिति भारत से खराब है। रैंक तो याद नहीं कर पाएंगे आप लोग, बट स्थिति खराब है इतना तो रख ही सकते हैं। तो पाकिस्तान 168, जिसकी ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, अभी इसमें जैसे भारत का जो परफॉर्मेंस इसमें सही हुआ है, उसका रीज़न क्या है? बताया गया है कि प्रति व्यक्ति आय भारत की कई गुना बढ़ गई है भारत की। 1990 से इन्होंने तुलना की है। 1990 में भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी $2167 थी, और अब 2023 में, ये 2023 के आंकड़े यहाँ पर हैं, रिपोर्ट 25 की है, अब हो गई है 2023 में 90-46, लगभग 4 गुना की वृद्धि हुई है प्रति व्यक्ति आय में, 4x की ग्रोथ हुई है। शिक्षा भी भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ी है, कारण राइट टू एजुकेशन जो लाया गया। ठीक, इसके अलावा समग्र शिक्षा अभियान, मिड डे मील, इन सब चीज़ों ने बढ़ाया है। जीवन प्रत्याशा भारत में बढ़ी है, उसका रीजन बहुत सारे अभियान चलाए गए भारत द्वारा, जैसे NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत, जिसमें 5 लाख का इंश्योरेंस कवर है, जननी सुरक्षा योजना, इन सब चीज़ों से भारत की स्थिति बेहतर हुई है। ठीक, दिक्कत भारत की कहीं पर नहीं है, केवल जेंडर इनइक्वलिटी को लेकर भारत की जो परफॉर्मेंस था वो कम था या डाउन है, तो उतना अंदर नहीं जाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है जर्मन चांसलर को लेकर के। तो जर्मनी के चांसलर की नहीं के हैं, चुने गए हैं फ्रेडरिक मर्ज, इनको चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, छोटी छोटी न्यूज़ हैं आगे, लेकिन कुछ तो हैं इम्पोर्टेंट, छोटी नहीं है, कुछ तो हैं। जैसे दो एयरपोर्ट पर अटैक हुआ है। अलग अलग लोगों ने किया है, मैं इसको मिक्स कर दे रहा हूँ। उनके नाम हैं, एक का नाम है पोर्ट सूडान और दूसरे का नाम है सना। सना यमन की राजधानी है। अभी आपने कल पढ़ा होगा, हम लोगों ने चर्चा की थी कि यमन ने इजराइल के एयरपोर्ट पर हमला किया था, तो इजराइल ने अब सना पर हमला किया है। यमन ने नहीं किया था, यमन में जो हौती समूह है उसने किया था। हौती विद्रोही समूह है जिसको ईरान का समर्थन है, इसने किया था इजराइल पर हमला। तो इजराइल ने सना एयरपोर्ट पर हमला कर दिया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। इजराइल ने इस पर हमला किया, तो सारी सर्विसेज क्या हो गई, डिसरप्ट हो गई सना की। पोर्ट सूडान में यहाँ गृह युद्ध की स्थिति चल रही है, तो वहाँ के पैरामिलिट्री फोर्स ने किया है। अब यहाँ पर हम लोकेशन अगर जानेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा कि हैं कहाँ पर और हमारे मतलब का क्या है। तो ये हमारा भारत है, ये अफ्रीका हो गया, और ये अरब देश हो गया। अब इसी में हम देखते हैं हमारी लोकेशन। ये है यमन, यमन का पोर्ट है यहाँ पर सना,
यहाँ पर हमला किया है इजराइल ने, ठीक। और यहाँ पर एक संधि है जिसको बोलते हैं बाब अल मंडेब, BOB अल मंडेब, MANDEB, पूछा जाता है। और यहाँ पर है सूडान आपका, और सूडान का पोर्ट यहाँ पर है पोर्ट सूडान, जहाँ पर इनका हमला चल रहा है गृह युद्ध का। ये बीच का पोर्शन जो खाली है ये है खाड़ी। कौन सी खाड़ी? नहीं है, लाल सागर, रेड सी या लाल सागर। यहीं पर आपके देश, अगर आपको याद होगा, हार्न ऑफ अफ्रीका, इसमें 4 देश शामिल हैं, सूडान, इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती। जिबूती की स्पेलिंग डी से स्टार्ट होती है, DJOUBOTI करके है। तो ये याद रखेंगे, ये भी पूछा ही जाता है। याद करने का तरीका है सीड कर लीजिए, सीड। डी फॉर जिबूती है, स्पेलिंग उसकी डी से स्टार्ट होती है। इंग्लिश में आपने देखेंगे तो मिल जाएगा आपको, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती। तो ये हमने इसके बारे में कुछ जान लिया जो आता है एग्जाम में। नेक्स्ट है IMF की रिपोर्ट आई है एक, इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। एनुअल रिपोर्ट, इसकी एक रिपोर्ट आती है, उसका नाम होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। विश्व आर्थिक आउटलुक। ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? तो ये वर्ल्ड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पब्लिश करता है, जिसमें विश्व की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी दी जाती है। तो इसमें बताया गया है, अभी रिपोर्ट आई है विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं के बारे में। तो कौन कौन सी विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं हैं? पहली अर्थव्यवस्था है अमेरिका, सबसे बड़ी। दूसरी है चीन, तीसरी है जर्मनी, चौथी है अर्थव्यवस्था जापान, और 5वें नंबर पर भारत है। इसकी इकोनॉमी लगभग $30 ट्रिलियन की है, और यहाँ $20 ट्रिलियन लगभग है इसका। भारत लगभग 4.1 के आसपास है, $4.1 ट्रिलियन। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत इस वर्ष के अंत तक जापान को नीचे कर देगा और भारत चौथे नंबर पर आ जाएगा। यही रिपोर्ट है। बाकी IMF के बारे में जानते हैं, इसकी स्थापना हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। एक और संगठन है जिसकी स्थापना इसी सम्मेलन से हुई थी, जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक। इसीलिए विश्व बैंक और IMF को ट्विन सिस्टर बोला जाता है, जुड़वा बहनें। और हेडक्वार्टर आप लोग जानते हैं वाशिंगटन में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। न्यूज़ है एक नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया की। न्यूज़ ये है कि 10 करोड़ पेज जो है क्या कर लिए हैं, डिजिटाइज कर दिए गए हैं। इसीलिए, और 10 करोड़ पे मतलब हिस्ट्री के जो भारत सरकार के जो रिकॉर्ड हैं वो हमारे लिए ज़रूरी है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है? नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया। तो आप ये लिखेंगे संस्कृति मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, उसके अंडर में काम करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है,
और इसकी स्थापना हुई थी 1891 में। और स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। जब राजधानी ट्रांसफ़र हुई 1911 में तो उसके बाद इसको दिल्ली ट्रांसफ़र किया गया। तो प्रेजेंटली कहाँ पर है? दिल्ली में है हेडक्वार्टर इसका। नेक्स्ट है गगनयान को लेकर। भारत का इसरो का यह मिशन है गगनयान। इसका उद्देश्य क्या है? इसरो का मिशन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उद्देश्य क्या है इसका? भारतीय को अंतरिक्ष में भेजना, किसी भारतीय को स्पेस में भेजना, क्योंकि हमने अभी तक किसी को भेजा नहीं है। तो ये टारगेट रखा है हमने 2027 तक। कई बार रखा गया लेकिन ये पोस्टपोन कर दिया गया। इसके भी टेस्ट या ट्रायल चल रहे हैं। इसरो के चेयरमैन कौन है? वी नारायणन। इन्होंने ही बताया है कि हम 27 तक करेंगे। कई टेस्ट सफल हो चुके हैं। टेस्ट जो किए जा रहे हैं, एक तो हम अनक्रू करेंगे, अनक्रूड क्रू मेंबर्स बोलते हैं। जैसे जो भी आपने देखा होगा जो फ्लाइट्स होती हैं वहाँ जो पायलट्स और उसके सहायक होते हैं उनको क्रू मेंबर बोलते हैं। तो यहाँ भी क्रू मेंबर जो जाएंगे उनको बोलते हैं। तो अनक्रूड अभी टेस्ट करेंगे जिसमें कोई मानव नहीं होगा। फिर एक हम भेजेंगे, इसके बाद रोबोट का ट्रायल किया जाएगा कि सब ठीक है या नहीं। रोबोट का नाम रखा गया है व्योम मित्र। इसको भेजा जाएगा, ट्राई करेंगे कि सब ठीक है कि नहीं ठीक है। तो ये हो गया। अभी तक भारत की तरफ से राकेश शर्मा गए थे 1984 में, पहले भारतीय थे, लेकिन भारत ने भेजा नहीं था। तो भारत का भेजने में रोल नहीं था। प्लस एक और रिसेंट न्यूज़ है, एक कंपनी है एक्जियम-4 करके, प्राइवेट कंपनी, ये भी धंधा करती है, काम है इसका भेजने का। तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो अमेरिका का है वहाँ पर लोगों को भेजने की बात कर रही थी। तो भारत ने शुभांशु शुक्ला का नाम प्रपोज कर दिया है। ये पहले भारतीय होंगे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे पूरी तरह से। और इसके लिए भारत सरकार पे भी कर रही है 550 करोड़ का। तो ये वहाँ जाएंगे, कुछ प्रयोग करेंगे। इससे भारत को क्या प्राप्त होगा? शुभांशु शुक्ला जी को जो है अनुभव प्राप्त होगा और वो अनुभव हमारा काम आएगा यहाँ पर। तो ये गगनयान के बारे में हो गया। एक और न्यूज़ थी कैशलेस ट्रीटमेंट को लेकर। कैशलेस ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपका इलाज हो जाएगा। ये कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम है, ये किसके लिए है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। आपको याद होगा 4 दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा था कि जल्द से जल्द एक स्कीम बनाइए जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं लोग उनके लिए काम करे। रोड दुर्घटना, सड़क पर जो दुर्घटना हो जाती है उनको कोई इलाज नहीं करवाता। रोड है ROAD। सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि कोई इलाज नहीं करवाता उनका, क्योंकि वो सक्षम नहीं होता है, बाकी लोगों के पास पैसे नहीं हैं, बहुत समस्याएं होती हैं। तो एक्सीडेंट के बाद, किसी का दुर्घटना हुआ, एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद का जो 1 घंटा होता है ना, बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर इसमें इलाज मिल जाए तो व्यक्ति की जान बच सकती है। ठीक है, इसी 1 घंटे को जो बहुत महत्वपूर्ण होता है उसे बोलते हैं गोल्डन आवर। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और सरकार ने स्कीम बना दी है रोड एक्सीडेंट वालों के लिए। तो पैसा नहीं देना पड़ेगा आपको। स्कीम के तहत आपको जो इसका दुर्घटना होता है तो 1.5 लाख का इंश्योरेंस मिल जाएगा। 1.5 लाख का इलाज आपका आराम से हो जाएगा इस बीमे से, जो सरकार ने कहा है। कब तक? 7 दिन के लिए, दुर्घटना के 7 दिन तक के लिए
आपका इलाज 1.5 लाख में करवा देगी सरकार। तो अमाउंट याद रखेंगे, दिन याद रखेंगे। और मिनिस्ट्री है आपकी ट्रांसपोर्ट में। कौन सी मिनिस्ट्री? ट्रांसपोर्ट, परिवहन मंत्रालय, क्योंकि ये परिवहन से जुड़ा हुआ मामला है तो परिवहन मंत्रालय ही देखेगा। ठीक है, गडकरी जी का डिपार्टमेंट, टू बी वेरी क्लियर। एक नेक्स्ट न्यूज है सेफ हार्बर क्लॉज को लेकर के। इसको ऐसे ही याद रखेंगे। कभी कभी पूछा जाता है कि ये है क्या, बस आपको इतना पता होना चाहिए क्या है। कोई पूछे सेफ हार्बर क्लॉज क्या है तो आप तुरंत बता दीजिए, बस इतना ही ज़रूरत है। एग्जाम में भी आएगा तो इतना ही करके आएगा। पहले तो हम इसका विषय समझते हैं, फिर इसको हम समझ पाएंगे आराम से। हम लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, ट्विटर, इंस्टा, ये सब यूज़ करते हैं ना, व्हाट्सअप। यहाँ पर हम लोग कंटेंट डालते हैं। कंटेंट से मतलब कोई भी सूचना, कुछ लोग पोस्ट डालते हैं, कुछ लोग इमेज डालते हैं, कुछ लोग देश की बातें डालते हैं, तो जो कुछ है। कुछ लोग फेक न्यूज़ भी डालते हैं, फर्जी न्यूज़ फैला रहे हैं। तो यहाँ समस्या है फेक न्यूज़ से। अब इस प्लेटफॉर्म पर मिस्टर एक्स ने, एक्स नहीं लिखते हैं, मिस्टर जेड ने फेक न्यूज़ डाल दी इन प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे। तो अब फेक न्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए, कैसे कंट्रोल हो और कैसे रेगुलेट हो, दो चीज़ें हैं। इनको कैसे कंट्रोल और रेगुलेट किया जाए। कंट्रोल करने के लिए सरकार ने बनाया था फैक्ट चेक यूनिट। जो इन चीज़ों को, न्यूज़ को चेक करती थी और उसको हटाती थी, आदेश देती थी हटाने का। किसको आदेश देती थी? इन कंपनीज को। इसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने बंद कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश से इसको बंद करवा दिया, फैक्ट चेक यूनिट को, कि इसके पास अथॉरिटी नहीं है। ठीक, तो अब इनको रेगुलेट कैसे किया जाए? तो सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी कर रखी हैं। सरकार की कुछ गाइडलाइंस हैं किसके लिए? फेसबुक वगैरह जो ये लोग हैं कि ये पालन करिए तो काम चलता रहेगा। लेकिन चूँकि कंटेंट ऑनलाइन है, हम पोस्ट करते हैं, इसके लिए एक एक्ट है, IT एक्ट 2000, जिसके तहत ये सब कंट्रोल होते हैं। इस IT एक्ट की एक धारा है सेक्शन 79, और इसमें प्रावधान क्या है कि कोई भी कंटेंट, मतलब कोई भी जो व्यक्ति कुछ लिख रहा है, भले गलत लिख रहा है, सही लिख रहा है, तो उस सबको कंटेंट बोलते हैं हम लोग। कोई भी कंटेंट पोस्ट करो, कोई भी व्यक्ति कंटेंट पोस्ट करे, जैसा अच्छा, सही, गलत, जो भी कुछ पोस्ट होगा, उसको लेकर के इन फेसबुक, ट्विटर को एक्स बोलते हैं, इंस्टा, ये जो कंपनी है इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इनकी अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। मतलब इनके प्लेटफॉर्म पर कोई कुछ भी पोस्ट कर दे, ये जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार कौन है? जो पोस्ट कर रहा है। होना क्या चाहिए कि इनकी भी तो कुछ ना कुछ जिम्मेदारी हो। इसी सेक्शन को, इसी को बोला जा रहा है सेफ हार्बर क्लॉज। मतलब ये सेफ हैं, कोई कुछ भी पोस्ट कर रहा है, ये सेफ है। सरकार कह रही है तो हटा दे रहे हैं, नहीं तो नहीं। तो इनकी भी जिम्मेदारी फिक्स की जाए, सरकार इस पर बात कर रही है। तो सेफ हार्बर क्लॉज क्या हुआ कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो हैं, FB, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, व्हाट्सएप, ये किसी भी कंटेंट पर होने वाली कुछ भी विवादास्पद है, फेक न्यूज़ है, उस पर इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, और ये सुरक्षित होते हैं सेक्शन 79 से। तो इसी को बोला जा रहा है हार्बर क्लॉज। ये क्लॉज कौन सा है? हार्बर क्लॉज बोला जा रहा है, क्योंकि ये जो सेक्शन है, धारा है, ये इनको सुरक्षा प्रदान कर रही है। तो इसी पर बात हो रही है। दिस इज द सेफ हार्बर क्लॉज।